नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की सीनियर लीडर और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी। सुशील जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। दरअसल आपके कल के बयान के बाद से बिहार में बहुत सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं और खास तौर पर जो आपने नीतीश कुमार जी को लेकर एक रहस्य उद्घाटन किया था कि वो उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे, उनके करीबी लोगों ने बीजेपी के नेताओं के साथ इस बात को लेकर बात की थी। आज उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि ये बिल्कुल बोगस बात है। तो देखिए, वो इसको स्वीकार कैसे करेंगे। देखिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश जी के लोग मिले थे हमारे पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से, एक बार नहीं, दो बार, और उन लोगों ने आग्रह किया था कि प्रयास कीजिए कि नीतीश जी उपराष्ट्रपति बन जाएं। अब वो नकार दें, क्योंकि राजनीति में तो नकारना बहुत आसान है ना। और मैं ये जो आरोप लगा रहा हूँ, मैं यूं ही कोई बेबुनियाद आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं नाम खोलना नहीं चाहता हूँ। जिन लोगों का अगर मैं नाम खोल दूंगा तो उन लोगों की स्थिति नीतीश जी की निगाह में काफ़ी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ किसी व्यक्ति की छवि को मैं और नीतीश जी की निगाह के अंदर खराब हो। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। और इसमें क्या ये स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। और आप कहने कि मैं तो राष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हूँ, और सारा प्रयास तो इसी दिशा में है ना। देखिए, कल मैंने एक और बात कही थी कि ये जो तेजस्वी यादव हैं, इससे जुड़ा जो मामला है, तो कल ललन जी ने एक नई बात कही। ललन जी ने ये कहा कि तेजस्वी यादव पर जो चार्जशीटेड है, जो मामला है, जिसका ट्रायल अभी प्रारंभ नहीं हो पाया है, तो वो कह रहे हैं ललन जी की ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ। इसका मतलब कि ललन जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रायल प्रारंभ हो जाए और उनको सज़ा मिल जाए, चूँकि तो उन्हीं के कागज़ के आधार पर तो ये सारा मामला दर्ज हुआ है। और ललन जी एक एक बात को, एक एक चीज़ को जानते हैं। तो ललन जी ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रायल प्रारंभ हो जाए, उनको सज़ा हो जाए। लालू जी बीमार हैं जी, और तब राजद को तोड़ने के लिए उनको और आसानी हो जाएगी। और देखिए, दूसरी बात कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ललन जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और ललन जी चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए और नीतीश जी ने नाम दिया आरसीपी सिंह का, और जब से वो मंत्री नहीं बने तब से ललन जी एकदम खूंटा गाड़ करके सरकार को उखाड़ फेंकना, इस सरकार को नहीं चलने देना है। और आप गौर कीजिए कि जब से वो मंत्री नहीं बने तब से उनका पूरा रुख बदल गया। जिस व्यक्ति ने लालू यादव को जेल भिजवाया, जिस व्यक्ति ने तेजस्वी यादव पर चार्जशीट करवाया, जिस व्यक्ति के कारण आज लालू परिवार के आधे दर्जन लोग चार्जशीटेड हैं, सजा याफ्ता हैं, वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने जाकर हाथ मिला लिया केवल इसलिए कि केंद्र में उनको मंत्री नहीं बनाया गया। अरे भाई, हम क्या करें। अगर नीतीश जी ने आपका नाम दिया होता तो आपको मंत्री बनाते। लेकिन जब नीतीश जी ने आरसीपी सिंह का नाम दिया तो आरसीपी सिंह मंत्री बने। अब इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। लेकिन ललन जी का जो पूरा गुस्सा है, तो जिस व्यक्ति की पूरी जिंदगी नीतीश जी से भी ज़्यादा जिसकी ज़िंदगी लालू परिवार से लड़ने में गुजर गई, जो लालू परिवार के मुकदमे के दिन प्रतिदिन की एक एक चीज़ पर निगाह रखते थे, वो व्यक्ति कह रहा कि सीबीआई का रेड हुआ तो मैं क्या जानूं। इसका जवाब तो सीबीआई के लोग देंगे। अरे ललन जी, आप ही ने 2007 में मनमोहन सिंह को जो ज्ञापन दिया था, आप गए थे, शरद यादव गए थे, मुख्तार अब्बास नकवी गए थे, और आपने जो सबूत दिया था उसी सबूत के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जब रेड हुआ तो कहते कि सीबीआई वाले जवाब दें। तो देखिए, राजनीति के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन इस प्रकार के जिस आदमी के परिवार को आपने बर्बाद कर दिया, ठीक ही किया जो उन्होंने किया। बर्बाद मैं नहीं कहूँगा, यानी लालू यादव पर जो मुकदमा हुआ, उनको जो सज़ा हुई भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में, तो जो व्यक्ति इस पूरे मामले के पीछे था, और वह व्यक्ति आज लालू परिवार से हाथ मिला लिया। और अभी आप ही का टीवी बता रहा है कि तेजस्वी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है, Z+ की सिक्योरिटी मिली है। हम लोग तो 13 साल रहे बिहार के अंदर डिप्टी सीएम, कभी नीतीश जी ने हम लोग को Z+ नहीं दिया, कभी बुलेट प्रूफ कार नहीं दिया। तो ये उनका सौभाग्य है। और कल जिस तरह से नीतीश जी और उनको कुर्सी पर ले जाकर बैठा रहे थे, जैसे घर में कोई गेस्ट आता है उसको लोग दरवाजे से लेकर कुर्सी पर बैठाते हैं। आज पटना के अखबारों में फ़ोटो छपी है कि नीतीश जी उनको ले जाकर कुर्सी पर बैठा रहे हैं। तो नीतीश जी, आपको नई दोस्ती मुबारक हो।
तो पूरी जिंदगी जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लड़े, इमरजेंसी के खिलाफ लड़े, उस कांग्रेस से दोस्ती हो गई। जिस लालू यादव के खिलाफ लड़कर आपने जनता दल को तोड़ा, जी जॉर्ज साहब के साथ आप अलग हुए, आप हमारे साथ आए, आज वो लोग आपको अच्छे लगने लगे। तो देखिए आगे क्या होता है। सुशील जी, आपने बहुत सारी बातें जो कि कही हैं और इन सारे आरोपों का उधर से जवाब भी आया है, तो मैं एक एक कर इन पर आपसे डिटेल में बात करूंगा। एक बार फिर मैं जरा नीतीश जी और उपराष्ट्रपति वाली जो बात आपने कही उस पर जाना चाहता हूं। उन्होंने ये दरअसल ये कहा कि भाई ये बात बोगस है, मैंने जैसा पहले आपको बताया, और वो कह रहे थे हमने तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खुलकर समर्थन किया एनडीए के उम्मीदवारों का, और हम तो इंतजार कर रहे थे कि ये एक बार हो जाए तो फिर हम अपना कदम आगे बढ़ाएं। भाई इसे तो ठीक ही तो कहा उन्होंने, वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भाई जब एक बार उनका नाम तय नहीं हुआ तो उनके पास उपाय क्या था। वो ये नहीं चाहते दिखाना कि मैं दावेदार था। आज भी कह रहे कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। जो मुख्यमंत्री नहीं बने थे कहते थे मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। तो कौन नेता जो कहता मैं पीएम पद का दावेदार हूँ, कहते कि लोग चाहते हैं। तो अपने प्रवक्ताओं से बयान दिलवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से नारा लगवा रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो फलाने जैसा हो। तो इसलिए मुंह से क्या बोल रहे हैं ये महत्व की बात नहीं। इसलिए मैंने कहा कि वो जो भी खंडन करें, जो भी जवाब दें, मैं एकदम अधिकृत तरीके से बता रहा हूँ और पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं ये आरोप लगा रहा हूँ। लेकिन सुशील जी, वो अब आपके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा है कि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको तो कुछ मिला नहीं पार्टी से, तो वो तो आप और बढ़ चढ़कर बोलेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो बोले, उनको वो कुछ पा जाएं। आपके लिए कह रहे हैं। नहीं ठीक है बोले। देखिए ऐसा है ना कि हम लोग जिस पार्टी में पैदा हुए हैं उसी पार्टी में हम लोग की अर्थी निकलेगी। हम लोग पार्टी बदलने वाले लोग नहीं हैं, अपनी विचारधारा को बदलने वाले लोग नहीं हैं, और जिनके साथ रहते ईमानदारी से काम करते हैं। 13 साल रहे नीतीश जी के साथ, ईमानदारी से उनका साथ दिया, और जिस दिन साथ छोड़ा 2013 में 24 घंटा भी नहीं लगा कि हम लोगों ने बिहार बंद का आह्वान किया। 3 साल तक मैं उनके खिलाफ लड़ता रहा। साथ आ गए तो फिर साथ दिया, आज जब अलग हो गए तो उनका विरोध करेंगे। तो इसलिए हम लोग कोई दूसरी राजनीति नहीं करते। और ना मैं किसी, आज तक कभी लालू यादव को मैंने टेलीफोन किया हो किसी काम के लिए, इतने से इतना मेरा पुराना संबंध रहा। 15 साल लालू का परिवार बिहार में मुख्यमंत्री और किन किन पदों पर था, या जब सरकार छोड़ दिया हम लोगों ने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, या जब अभी मैं सरकार में नहीं था, तो भी मैंने कभी उनके जन्मदिन की बधाई देने के अलावा मैंने किसी काम के लिए आज तक उनको फ़ोन नहीं किया। इसलिए देखिए हम लोग के काम करने का एक तरीका है, और पार्टी ने इतना दिया है, इतना किसको मिला होगा बिहार के अंदर जितना मुझे मिला है। चारों सदन को देखने का मौका मिल गया, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी सीएम, वित्त मंत्री। तो यानी 30 साल का राजनीतिक जीवन हो गया। तो मैं इस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को इतना पद, इतना स्थान मिला, इतनी जिम्मेवारी मिली, और आज मुझे राज्यसभा में भेजा, और आज मैं एक कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो ठीक है, मजाक उड़ाना या उपहास उड़ाना कुछ बोलने में क्या लगता है, वो तो बोल सकते हैं वो। लेकिन मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि पार्टी ने मुझे जितना दिया है जी, मुझे लगता है कि मेरी ताकत और क्षमता से ज़्यादा जो है और मुझे पार्टी ने दिया है। सुशील जी, आपने यह भी दावा किया कि सरकार में मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन रहे हों, लेकिन डिफैक्टो सीएम तेजस्वी यादव होंगे। ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए, एक तो उनकी संख्या ज़्यादा है, तो संख्या तो हमारी भी ज़्यादा थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो काम करने का तरीका है और जिस तरह की मैं शुरुआत देख रहा हूँ, आज देखिए 24 घंटा भी नहीं बीता, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिल गई, Z+ सिक्योरिटी मिल गई। और देखिए राष्ट्रीय जनता दल का ये कल्चर है हस्तक्षेप करना। हम लोगों ने कभी भी नीतीश जी के प्रशासनिक कामों में कभी भी हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया, कभी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया। या तो लालू यादव बैठकर, जब पिछले दिनों उनकी सरकार थी, कौन दरोगा होगा, कौन थानेदार होगा, कौन चेयरमैन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, वो डिक्टेट करते थे। अब फिर वही डिक्टेशन शुरू होगा। तो इसलिए देखिए डी फैक्टो, इसलिए वो, और ये कोई बीजेपी नहीं है, ये लालू यादव की पार्टी है, ये तेजस्वी यादव है, ये लालू प्रसाद यादव है, राबड़ी देवी हैं, जिनके 1000 व्यक्तिगत काम हैं, इनका पूरा परिवार, इनका पूरा कुनबा। तो इसलिए आगे देखिए ना क्या क्या होता है। तो नीतीश जी ने जिनके साथ दोस्ती की है
उसका पहले भी 1.5 साल में उनको छोड़कर आना पड़ा, शायद 1.5 साल या 2 साल वो रहे होंगे। क्यों छोड़ दिया 1.5 साल के अंदर? जब आपने बीजेपी को छोड़कर जब आरजेडी के साथ गए तो आपने 1.5-पौने 2 साल में क्यों उब गए आप? क्यों आपने छोड़ दिया आरजेडी का साथ? तो इसलिए देखिए, ऐसा नहीं कि नीतीश जी का हर निर्णय सही निर्णय होता है। 2014 में चुनाव लड़े थे ना, 2 पर पहुंच गए थे, और आपको याद है ना कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और किनको बनाया था मुख्यमंत्री आपको याद है ना, और 6 महीने के बाद ही उनको हटा के फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो देखिए, नीतीश जी के ऐसा नहीं कि वो राजनीति के चाणक्य कहे जाते, तो वो जो भी निर्णय करते वो सारे निर्णय उनके सही होते। अगर निर्णय सही होता तो लोकसभा की 2 सीट पर कैसे सिमट जाते वो जी। वो चिराग पासवान के खड़े होने के बावजूद चिराग पासवान इतनी ताकतवर है कि उनको 45 पर पहुंचा दिया। तो इसलिए जो उनकी स्थिति बनी है, मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और मेरे मन में प्रेम है, लेकिन राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर है। जब हम एक अलग दल में हैं तो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करेंगे, और राष्ट्रीय जनता दल यू कमज़ोर हो, इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आए, इसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम लोग दिन रात मेहनत करके उस काम को करेंगे। सुशील जी, लेकिन एक बार डिटेल में आपसे समझना चाहते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि लालू यादव का वर्क कल्चर क्या है, आरजेडी काम कैसे करती है, दबाव कैसे डालती है, और इसी से परेशान होकर शायद नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया 2017 के अंदर। तो आपसे हम समझना चाहते हैं, आने वाले दिनों में ये बिहार की सरकार आपको लगता है कैसे दबाव में आएगी, कैसे काम करेगी, तेजस्वी यादव कैसे असर्ट करेंगे अपने आप को? देखिए, ऐसा है कि लालू यादव के जो समर्थकों की जो टोली है, वो लाठी में तेल पिलावन वाले लोग हैं, जिनको लाठी की ताकत में भरोसा है, कलम पर भरोसा नहीं है। इसलिए आप देखिए, जब हम लोग के यहाँ जनता दरबार में कोई गरीब आदमी आता था, पिछड़ा समाज का, तो कहता था मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो कौन है कब्जा करने वाला? तो राजद से जुड़े लोग हैं। किसी को अगर तंग किया जा रहा गरीब आदमी को, तो कौन है? तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। तो इनकी संस्कृति रही, चाहे वो यूपी हो या बिहार हो, इनका जो वोट बेस है, इनके जो समर्थक हैं, ये लोग लाठी के बल पर राज करना जानते हैं। इसलिए शराब का ठेका किसको मिलेगा? तो राजद के लोगों को मिलेगा। तो बिहार में शराबबंदी है। अब मालूम कर लीजिए कि जो पूरे बिहार के अंदर जो शराब की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, ये अवैध शराब का धंधा करने वाले कौन लोग हैं? इसमें 80% आपको राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। तो इनका वर्क कल्चर, जब पिछली बार जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो पूछिए कभी राज्य जनता दल के लोगों से, दिन भर में लालू यादव का कितना टेलीफोन जाता था, कितनी पैरवी होती थी। तो वो एक समानांतर सरकार चलाते थे। तो लालू यादव दिल्ली में रहें, पटना में रहें, तो वो एक पैरेलल सरकार चलाएंगे, अपनी सरकार चलाएंगे, वो बाज नहीं आ सकते, ये उनके स्वभाव में है। और इसलिए आप देखेंगे आगे आने वाले दिनों में अपराध बढ़ेगा, तरह तरह की घटनाएं घटेगी। अब शाहनवाज हुसैन जी ने 1.5 साल में मेहनत करके बिहार का जो एक औद्योगिक माहौल बनाया था, कौन आएगा बिहार में अब उद्योग लगाने? ये तो लालू यादव के नाम से लोग डरते, अरे बाप रे बाप, लालू प्रसाद यादव। आप तो सौरभ जी दिल्ली में रहते हैं, पूछिए दिल्ली में रहने वाले लोगों को, आज भी लालू का डर और भय, हम लोग 15-13 साल रहे सरकार में, लालू का डर और भय निकालने का पूरा प्रयास किया। तभी जब जाते थे दिल्ली तो लोगों को लगता था अरे बाप रे, लालू प्रसाद यादव, तो लोग उसके नाम से थर-थर कांपते, लोगों के मन में सिरन पैदा हो जाती है, क्योंकि उसी वर्क कल्चर के ये लोग हैं। आपने और कोई सी पार्टी का नाम सुना होगा जिसके एक विधायक राजवल्लभ यादव को बलात्कार के आरोप में सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गई, और उस व्यक्ति को वर्षों लग गया इनको पार्टी से निकालने में। इनके एक और पूर्व विधायक अरुण यादव, संदेश के विधायक, उस पर 1.5 साल तक फरार रहा। एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप है। लालू यादव खुद सजा याफ्ता हैं, इलियास हुसैन सजा याफ्ता। इनके पार्टी में आधे दर्जन लोग होंगे जो भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सजा याफ्ता है जी। ये शहाबुद्दीन किनकी पार्टी में था? इन्हीं की पार्टी में था। ये पप्पू यादव किसकी पार्टी में था? इन्हीं की पार्टी में था। तो इसलिए देखिए, ये इन लोगों से यही उनका बेस है। ऐसे लोगों की बदौलत ये
चुनाव लड़ते हैं। ये बात और है कि जब से ईवीएम आ गया तो बूथ कब्जा करना बंद कर दिया। नहीं तो आपको याद नहीं है कि जब वोटिंग का ज़माना था बैलेट पेपर के माध्यम से, तो बिहार में चुनाव में 150 लोगों को की मृत्यु हुई है, मारे गए लोग चुनाव के दौरान। 150 लोग एक चुनाव के दौरान मारे गए बिहार के अंदर, ये सरकारी आंकड़ा है। तो इसलिए देखिए, और यही कारण था कि जब तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने गए पिछले बार, तो लालू जी की तस्वीर को हटा दिया, राबड़ी जी की तस्वीर को हटा दिया ताकि लोग भूल जाएं। तो उनको देखते ही लोगों को याद आने लग जाएगा कि लालू का बेटा चुनाव लड़ रहा है। क्यों हटा दिया था उनकी फोटो? बताएं कि क्यों राबड़ी और लालू प्रसाद यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपने उन्हीं की फोटो हटा दिया? कोई नरेंद्र मोदी की फोटो हटा के चुनाव लड़ने जा सकता है क्या? कोई अखिलेश यादव की फोटो हटाकर और चुनाव लड़ने जा सकता है, या मायावती की फोटो हटाकर? लेकिन ये गए चुनाव में क्योंकि इनको डर है कि लालू यादव को देखकर लोगों के मन में फिर से जो है और सिहरन पैदा ना हो जाए। तो इसलिए देखिए, बिहार के लोगों ने इतना भुगता है। और जब भी ये नीतीश जी के साथ में रहे, डेढ़ साल या पता नहीं 1.25 साल रहा, क्या हुआ बिहार के अंदर? क्या क्या घटनाएं नहीं घटी बिहार के अंदर? तो इसलिए देखिए, समय का इंतजार कीजिए। मैं 2-4 महीना कुछ नहीं बोलूँगा, सामान्य प्रतिक्रिया जो देना होगा देंगे। अभी हाल तक ये लोग जमीन लिखवाते रहे, मैं जल्द उसका भी खुलासा करूँगा। यानी ये ज़मीन के इतने भूखे हैं कि पता नहीं कितना 150 से कितने से ज़्यादा प्लॉट और मकान इस पूरे परिवार ने लिखवा लिया लोगों से, एमएलए बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए। तो इनकी भूख तो खत्म ही नहीं होती है जी। तो ऐसे लोग क्या चुप बैठने वाले हैं क्या? नहीं, लेकिन सुशील जी, आपने फिर ये भी कहा, आप अभी कह रहे हैं कि आरजेडी जो है इतनी दबंगई करने वाली पार्टी है, आरजेडी गुंडों का साथ लेती है, आरजेडी अपराधियों की पार्टी है। लेकिन फिर आपने ये भी कहा कि एक वक्त ये भी आएगा कि ये सरकार गिरेगी, यानी 2025 तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, और उसकी वजह आपने बताया कि नीतीश कुमार आरजेडी तोड़ेंगे। मतलब नीतीश कुमार इतना बल रखते हैं कि वो आरजेडी में फूट पैदा कर दें? अरे भाई, लालू जी बीमार हैं, पब्लिक मीटिंग में जाकर भाषण नहीं दे सकते हैं, बेड रिडन हैं, अब पहले जैसा दौड़ धूप नहीं कर सकते हैं। और जिस सब केस के बारे में ललन सिंह कह रहे हैं कि क्यों ट्रायल चालू नहीं हुआ, यानी वो कह रहे हैं कि जल्दी ट्रायल चालू कीजिए। तो क्यों चाह रहे हैं कि जल्दी ट्रायल हो? वो तो कहते हुए कि वो तो प्रयास करते कि ट्रायल ना हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि क्यों ट्रायल नहीं हो रहा है, ताकि जल्दी ट्रायल हो। और यही थे ललन जी, ये लोग कहते थे कि ये तो शट केस है, ये जो केस है IRCTC घोटाला जिसमें तेजस्वी यादव चार्जशीटेड हैं, यही लोग थे जो कहते थे ये तो क्लोज एंड शट केस है, इसमें तो सजा होना ही है। जिसका मतलब है कि चाहते हैं कि ये भी जेल चले जाएं, वो तो बीमार हैं ही, और तब फिर खुला मैदान मिल जाएगा, तो फिर आरजेडी को तोड़ देंगे, अपना बहुमत हासिल कर लेंगे और कुछ कर लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि देखिए, और अगले अभी 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल का समय है। नीतीश जी ने हम ही लोगों के साथ इतना लंबा समय बिताया, बाकी किसी के साथ वो लंबा समय नहीं बिता पाए हैं। तो ये भी इंतजार कीजिए, हम भी समय का इंतजार करेंगे, देखिए आगे क्या क्या होता है। लेकिन सुशील जी, कल के इस घटनाक्रम के 2 दिन के घटनाक्रम के बाद ऐसा लग रहा है जैसे पूरे देश के विपक्ष में एक नई ऊर्जा, एक नई जान आ गई है। तमाम बड़े नेता, मैं नाम लेना शुरू करूं, शिवसेना, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, हर व्यक्ति इसमें, अखिलेश यादव, बड़े उत्साहित हैं। और सब ये कह रहे हैं, जैसे शिवसेना का उदाहरण लेता हूं, उन्होंने कहा कि बिहार में जो तूफान उठा है, ये 2024 में आते आते एक साइक्लोन बन जाएगा पूरे देश में और मोदी जी की राह रोकेगा। अरे पहले शिवसेना वाले अपनी जान तो बचाए महाराष्ट्र के अंदर, उनकी पार्टीज में इतना बड़ा बिखराव हो चुका है, उनके विधायक टूट कर चले गए, अलग हो गए, इसलिए पहले अपनी पार्टी तो बचाएं वो। और केसीआर ने क्या बयान दिया? ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया क्या? अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है क्या? तो देखिए, ये क्षेत्रीय दल जो हैं, ये अपने अपने राज्य में इनकी ताकत होगी, अपने राज्य में लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन किसी क्षेत्रीय नेता को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में क्यों स्वीकार करेगा और कैसे स्वीकार करेगा? ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनाने का मुद्दा नहीं ना है, ये देश के प्रधानमंत्री बनाने का मुद्दा है। और देखिए, इसके पहले भी जब यूनाइटेड फ्रंट वगैरह सरकार बनी थी, तो कभी भी चुनाव के पहले कोई नाम तय नहीं हुआ था, जब भी हुआ उसके बाद चुनाव तय हुआ। लेकिन देखिए, बीजेपी आज जितनी सीटें बीजेपी के पास, उससे काफ़ी ज़्यादा सीटें हम लाएंगे। लोग अस्थिरता नहीं चाहते हैं, लोग एक मजबूत नेता चाहते हैं,
लोग 24/7 काम करने वाला ईमानदार व्यक्ति चाहते हैं। लोग नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहते हैं जो देश और दुनिया में जाकर भारत के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। और नरेंद्र मोदी के सामने जितने नेता हैं उनका वो इतने बौने दिखाई पड़ते हैं कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला दूर दूर तक के मिलकर भी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत सारे चुनाव विश्लेषक, बहुत सारे ऐसे सिफोलॉजिस्ट हैं जो अब राजनीतिक व्यक्ति भी हो गए, उन्होंने अपने आंकलन बताए। तो वो कहते हैं कि अब 2 ही राज्यों को ले लीजिए आप। महाराष्ट्र में 48 सीटें आती है, वहां अब शिवसेना आपसे अलग हो गई, यानी उद्धव ठाकरे अलग होंगे, अब शिवसेना किसकी ये तो बाद में तय होगा, तो वहां पर आप कमजोर होंगे। बिहार में 39 सीट आप जीते थे 40 में से 2019 में। कहते हैं आपके सामने अब इतना बड़ा गठबंधन हो चुका है, इतना फॉर्मिडेबल गठबंधन है कि जो स्वीप आपने किया था उसका रिवर्स स्वीप बिहार के अंदर हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और बिहार, यही 2 राज्य बहुत काफी हैं आपकी संख्या को गिराने के लिए। देखिए, विश्लेषक विश्लेषण करते रहें। नरेंद्र मोदी ने तो आज तक हर भविष्यवाणी को गलत ठहराया है और नरेंद्र मोदी ने जितने विश्लेषक थे उनके सारे विश्लेषणों को जो है गलत ठहरा दिया। कोई त्रिपुरा के अंदर बीजेपी की सरकार बनेगी, कोई इसकी भविष्यवाणी कर रहा था क्या? या उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनेगी, इसकी कोई भविष्यवाणी कर रहा था क्या? हिमाचल में सरकार बनेगी। तो इसलिए देखिए, बीजेपी की ताकत को विपक्ष के लोग जानते, इसलिए बोलने में, बयान देने में कोई दिक्कत नहीं है, बयान दे सकते। कौन ऐसी पार्टी है जिसके बूथ तक जिनके कार्यकर्ता हैं, जिसके पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं और समाज के अधिकांश वर्गों का अपार जन समर्थन जिस पार्टी को प्राप्त है, इसे आज 18 से ज़्यादा राज्यों में अगर हमारी सरकार है तो इसी ताकत के कारण है ना। ऐसा तो नहीं है कि यूँ ही हमारी सरकारें बन गई और हमारी सरकारें लौट कर आ रही हैं। यानी एक समय था कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण सरकारें हार जाती थी और अब यहाँ पर सरकारें हमारी लौट कर आ रही हैं। और अभी तो देखिए 2024 के पहले पता नहीं 15 या 16 या 18 कितने राज्यों का चुनाव होना बाकी है। राजस्थान का चुनाव होगा तो रिजल्ट देखिएगा क्या चुनाव होता है। मध्य प्रदेश का, गुजरात, पूरी ताकत लगा लें गुजरात के अंदर, क्या परिणाम आएगा। पिछले बार से और ज़्यादा बेहतर परिणाम गुजरात के अंदर आएंगे। तो इसलिए देख लें, वो दौर चला गया कि केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी और नाम पर आप वोट इकट्ठा कर लिया करते थे। वो ज़माना चला गया। अब लोग काम के नाम पर लोग देखते हैं कि किसने क्या काम किया है। तो आप राज्य में ममता बनर्जी होंगे, कोई अखिलेश यादव होंगे, कोई और होंगे, केसीआर। लेकिन आज केसीआर को भी तो चुनौती मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हालत खराब है केसीआर की तेलंगाना के अंदर, और महाराष्ट्र के अंदर क्या हालत है शिवसेना की। असली शिवसेना तो हमारे साथ है। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो मालूम पड़ेगा, लेकिन आज शिवसेना के अधिकांश कार्यकर्ता, विधायक, वो तो आज हमारे साथ। तो इसलिए जो 2024 का चुनाव होगा उसमें हम कॉन्फिडेंट हैं और जो कुछ कमियां होंगी उसको आगे आने वाले दिनों में ठोक पीट कर उसको ठीक करेंगे, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। देश की आवश्यकता है, देश के लोग चाहते हैं कि इस व्यक्ति को एक मौका और मिलना चाहिए और 5 साल मौका मिलना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता जो साथ देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार जी। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका इंडिया टीवी से बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।